गिल्लू महादेवी वर्मा की मेरी परिवार नामक कृति से लिया गया एक भाग है जिसमें लेखिका ने एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया है। यह उनके एक निजी जीवन के असली घटना पर आधारित है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अन्यनास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सदन हरी तीमा में छिपकर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती थी, परंतु वह अब तक इस सोन जूही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छोवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित और अति अव्यमित है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते थे, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमें कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरणित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुरस्थ परिजन को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवे के काँव काँव करने की अवमानक के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले की दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव ने पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसे शुभ आहार खोज रहे हैं। काक द्वय की चोंच के दो घाव का लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निचेष्टा से गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले गई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। रुई की बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उस नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर से लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सकता। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया, अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगलियां अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीचे कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसे स्निग्ध रोए, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने इसकी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डाली में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मानकों की आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या क्या देखता। समझता रहता था, परंतु समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की और तथा तीव्र इच्छा होती। उसे एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैरों तक आकर सर और पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर अपने लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर ची ची करके मानो वो मुझे सूचना देता और
काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर ची ची करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखा। मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक और कोना खोल दिया और इस मार्ग गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने के बाद कमरा बंद ही रहता और मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मेरे भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वारा से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से वह नित्य या कर्म हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के साथ झुंड का नेता बना उस डाल से उस डाल पर कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ थाल में खाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामद पर करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाल के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की खोज या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने झूले में जाकर बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसे झूले की सफाई की तो मुझे काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ वह उन दिनों अपने प्रिय खाद्य कम खाता रहता। मुझे स्वस्थ में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे से पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता, उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब दोपहर में काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। वह मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वार्थ नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रूखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी बैठा रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में मरण स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया,
परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस ओर ची ची करती रहती और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता। सोन जूही की लता ने के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसीलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसीलिए भी लघुघात का और किसी वसंती दिन जूही की पिलाभ फूल में खिलने जाने का विश्वास मुझे संतोष देता रहता था।